मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है। इतनी ठोकरें खाने के बाद ये सीधा कैसे चलता। तो मैं ये जो लाइव कैमरे पे बात कर रहे हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा लग रही है। ये भारत भूमि है, यहाँ लाल गूदड़ी में पाए जाते हैं मखमली जेवरात की पेटियों में। इस बात में मेरा पूरा शिक्षा विभाग नाराज हो जाएगा अगर मैं वक्तव्य दूंगा। फिर भी दूंगा मैं। शिक्षक की गुणवत्ता गिरेगी और ऐसा हुआ है। अगर यही मेरे को अगर स्टाफ दे तो मैं राजस्थान का नहीं भारत का सबसे अच्छा स्कूल बना के दे दूँ। स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी चला, उसकी धज्जियां उड़ रही थी। लेकिन टीचर का अगर सारा का सारा ध्यान और टाइम और एफर्ट आप इसमें डाल देंगे तो बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ऐसे 32 काम गिना सकता हूँ जो शिक्षा से, शिक्षा विभाग से, स्कूल से लेना देना ही नहीं। जनगणना हम करें, योगा हम कराएं, अच्छा वृक्ष लगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। ये विसंगति है, ये सच्चाई है जो मैं लाल किले से कह सकता हूँ। और एक बात और कह रहा हूँ जो ऑन कैमरा नहीं कहना चाहिए। आज का बच्चा है ना, वो सरकारी नौकरी चाहता है और पढ़ाना नहीं चाहता है, वो सरकारी जमाई बनना चाहता है। कि कायरता जिन चेहरों पे श्रृंगार करती है, मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। आपके पास एक अच्छी टीम है टीचरों की जो काम कर रही है, जो बच्चों को सच में पढ़ा रही है। शिक्षक और गुरु आध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष होता है। शिक्षक और गुरु अपनत्व के आंगन में आत्मीयता की आराधना होता है। पेरेंट्स खुद बच्चे के सामने झूठ बोल रहा है और बच्चे का बचाव कर रहा है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेरा बच्चा स्कूल से निकले और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाए तो वो 5-25 हज़ार में काम नहीं करे, वो लाख रुपए में काम करेगा। कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। तो मैं ये जो लाइव कैमरे पे बात कर रहे हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा लग रही होगी, प्रशासन को बुरा लग रही है, सरकार को बुरा लग रही होगी, पर मैं फिर दोहराऊं कि मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है। इतनी ठोकरें खाने के बाद सीधा कैसे चलता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रदीप और आप देख रहे हैं अनप्लग्ड विद प्रदीप पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे हम शिक्षा, रोजगार, हेल्थ और पर्सनल फाइनेंस, इन सारे टॉपिक्स पे वागड़ क्षेत्र के एक्सपर्ट को बुला के चर्चा करते हैं और आपसे बेस्ट चीज़ें शेयर करते हैं। और जब शिक्षा की बात आती है तो आज भी वागड़ में बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे साथ में हमारे गेस्ट हैं दयालाल जी पाटीदार, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुनर्वास कॉलोनी, जिनका मानना है कि सरकारी स्कूल किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल्स में किसी भी मामले में कम नहीं है और उन्होंने अपने स्कूल को एक बड़े ही सक्सेसफुल स्कूल के रूप में स्टैब्लिश किया है, ना सिर्फ पढ़ाई के मामले में लेकिन सारी की सारी फैसिलिटीज़ के मामले में भी। तो आज उन्हीं से बात करेंगे, उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट और हमको टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सर शुरुआत करते हैं सर आपके स्कूल में जो आप जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं और जो सारी बातें हम लोग अभी पॉडकास्ट के पहले कर रहे हैं। तो सर एक बार एक छोटा सा अगर उसके बारे में आप थोड़ी सी बताएं चीज़ें जो आप कर रहे हैं स्कूल में पढ़ाई को लेके, आप जो ग्राउंड बना रहे हैं, आपने जो CCTV कैमरास लगाए हैं, जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं और सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में सर थोड़ा सा अगर आप बता सकें ऑडियंस को। मैं पुनर्वास कॉलोनी में 2018 में आया जी। तब बच्चे थे 600। ओके। और आज बच्चे 1000 से 1100 हैं। ओके। और वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से कम किए। अच्छा। नहीं तो वो रोल नामांकन बढ़ सकता है क्योंकि मेरा स्टाफ बड़ा नहीं है, छात्र बढ़ रहे हैं विगत 5-6 सालों से। अच्छा। मेरा विज़न यही रहता है एज ए प्रिंसिपल कि समाज के अंतिम वर्ग का बच्चा, अच्छा, जो खेत में काम करने वाला किसान है, जो मजदूरी करने वाला मजदूर है या वंचित वर्ग है समाज का जी, उसका बच्चा शानदार अच्छी तालीम कैसे ले सके, ये मेरा मोटो रहता है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि सरकारी स्कूल में टैलेंट टीचर्स हैं।
अच्छा। चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, लेक्चरर हो या प्रिंसिपल हो। और मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल का स्टाफ अच्छा नहीं होता, पर मैं एक बात ये कहूँगा कि सरकारी स्कूलों में टीचर टैलेंट है और बच्चे जो हैं वो ब्लंट आते हैं। अच्छा। ऐसे बच्चे ब्लंट आते हैं जो सरकारी स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, वो बच्चे हमारे पास आते हैं। जो सक्षम पेरेंट्स हैं, कैपेबल हैं, वो बच्चे तो भेजते हैं अपनी प्राइवेट स्कूलों में। तो हमारे साथ दुविधा है कि टीचर होशियार है मेरे पास या शिक्षा विभाग में, और बच्चे इतने टैलेंट नहीं है, ब्लंट बच्चे आ रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर समाज की सच्चाई जो है वो हकीकत कर रहा हूँ। तो मैं एज ए पुनर्वास कॉलोनी प्रिंसिपल आया था तो मेरे 550-600 बच्चे थे, आज 1100 बच्चे हैं। साइंस में लगभग 650 से 700 बच्चे हैं, ठीक है। और 40 गाँवों के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। एसटी बच्चे दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं, कमरा लेके रह रहे हैं। 300 तो मोटरसाइकिल और स्कूटी लेके बच्चे पढ़ने आ रहे हैं मेरे पास। आप आशा करें तो मेहनत करने से होता है। वैसे मैं एक शिक्षक नेता भी रहा हूँ। मैं राजस्थान प्रिंसिपल एसोसिएशन का 5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। मैं राजस्थान व्याख्याता यूनियन का 11 साल पेट्रोलियम चीफ रहा हूँ। और 15 साल में मतलब जो है वो लेक्चरर एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। बावजूद एक स्कूल को अच्छा चलाने के लिए, स्कूल को बेहतर मैनेज करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रिंसिपल का पूरे टाइम स्कूल में होना जरूरी है। और आज भी मैंने दोनों शिफ्ट का विद्यालय है। नियमानुसार प्रिंसिपल एक शिफ्ट में आता है, एक शिफ्ट में पारी पवारी आता है। मैं 9 बजे आता हूँ तो 6:30 बजे ताला लगा के ही जाता हूँ स्कूल में। तो मेरा स्कूल परफॉर्म कर रहा है। ज़िले में सबसे ज़्यादा 90+ बच्चे पुनर्वास कॉलोनी से आते हैं। ज़िले में सबसे ज़्यादा गार्गी पुरस्कार के बच्चे भी पुनर्वास कॉलोनी में आते हैं। लगभग 5 से 7 गेम में भी मैं फर्स्ट सेकंड रहता हूँ ज़िले में। हाँ, बैडमिंटन टीटी में तो मेरा एकाधिकार है। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो, गरीब का, वंचित वर्ग का, मजदूर का बच्चा बेस्ट तालीम कैसे ले सके, वो मेरा थीम है। और वो मेरे स्टाफ से भी मैं काम लेने का प्रयास करता हूँ। रही बात सुविधाओं की, तो मैंने प्रयास किया कि क्यों ना हम प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर हम बच्चों को आरओ का पानी पिला सकें। तो मैंने 7.5 लाख रुपए में आरओ का प्लांट लगवाया। बच्चे आराम से पानी पी रहे हैं। हर बच्चा पंखे के नीचे कैसे बैठे, तो 80 पंखे लगाए हमने। 2 शिफ्ट का स्कूल है, 7 बजे स्कूल में आता है, अंधेरा रहता है, तो आज मेरे वहाँ 100 लाइट लगती है, ट्यूबलाइट लगती है, ठीक है। मेरे वहाँ 50% बेटियाँ हैं। अच्छा, 50% बेटियाँ हैं। तो बेटियों का एक अच्छा यूरिनल्स कैसे हो, है ना, उनको सैनिटरी पैड मिले, सारी सुविधाएं मिले, उसके लिए हमने 15 लाख का टॉयलेट बनाया है, ठीक है। बेटों के लिए भी हमने एक टॉयलेट, बाहर यूरिन कर रहे थे पिछले मेरे आने से पहले बच्चे 3 यूरिनल्स थे। बच्चे 50 बच्चे खड़े हो जाते हैं, घंटा बजता है बाहर जी। तो स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी जी चला, उसकी धज्जियाँ उड़ रही थी, उसको मैंने ठीक करने का कोशिश किया। और अभी मेरे एक साथ 40 बच्चे यूरिन कर सकें, ऐसा 15-20 लाख का नगर पालिका के सौजन्य से चेयरमैन सर नरेंद्र जी खोडनिया और पार्षद मनोज कसारा के प्रयासों से ये काम भी हो रहा है। मैंने ज़्यादा रोल था तो कैसे हम बच्चे पे पकड़ सके, इसलिए लगभग 64 सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं और वो लाइव चलते हैं जी। उसको मैं स्कूल से बाहर भी देख सकता हूँ, मैं किसी पेरेंट्स को भी दिखा सकता हूँ, मैं मेरे डीओ, सीबीओ और डायरेक्टर को भी उससे लाइव कर सकता हूँ और शिक्षा मंत्री को भी लाइव कर सकता हूँ। उस सिस्टम को मैंने लगाया है। प्रयास ये भी किया है कि हमारे कुछ जो है वो स्मार्ट क्लास भी 2-3 कक्ष हमने कर दिए स्मार्ट क्लास के। और उसके साथ पूरी बिल्डिंग जो थी वो पानी की टपक रही थी, थोड़ी ऐसी स्थिति थी क्योंकि ये बिल्डिंग जो है माइग्रेट हुई है 1978 में,
कडाना डैम के पुनर्वास हुई है, उस समय से न तो कोई दरवाज़ा बदला था, न कोई खिड़की बदली थी, न कोई फर्श था। तो हमने 18 लाख रुपए की लागत से पूरी बिल्डिंग की मरम्मत करा के फर्श कराया जी। सभी खिड़कियाँ और दरवाजे मैंने बदलवाए, बेहतरीन तरीके से मतलब जो है वो लैबें बनवाई। और मैंने आपको एक बात और कह रहा हूँ कि मेरे दोनों शिफ्ट का स्कूल था, सुबह 7 बजे बच्चे आते थे, बारिश में सर्दी में ठिठुरते थे। तो मैंने बीचों बीच एक डोम बनवाया लगभग 25 से 30 लाख की लागत से, जिसमें आराम से 700, 800, 1000 बच्चे प्रार्थना कर सकते हैं और शानदार प्रार्थना करते हैं दोनों शिफ्ट के बच्चे। अच्छा। ये काम भी हमने किया है और वहाँ के लोगों को भी लाभ मिले। ओके। तो चेयरमैन सर और नगर पालिका के प्रयास से 1,76 लाख रुपया पहले सैंक्शन हुआ। अच्छा। 4x4 का ट्रैक बने, है ना, और उस ट्रैक के अंदर क्रिकेट भी हो जाए, हॉकी भी हो जाए और फुटबॉल भी हो जाए। एक तो ये, और उसके साथ और पड़ी हुई ज़मीन थी तो उसमें मैंने कहा एक लॉन्ग टेनिस और एक वॉलीबॉल का सिंथेटिक मैदान बने। तो ये टेंडर हुए RUDP से जयपुर से जी। और बम्बई की एजेंसी काम कर रही है। 80% काम लगभग पूरा हो चुका है। फिर हम मैदान के अंदर, कंक्रीट था वहाँ, पत्थर था। अच्छा। तो मैंने RUDP के इंजीनियर्स और ठेकेदार को कहा कि आप बिल्ड की ऐसी मिट्टी लाओ, लाल मिट्टी जो चिकनी नहीं हो, बेहतर हो। तो हमने गवरेश्वर मंदिर के आसपास से एक खेत से लगभग 400 ट्रिप मिट्टी आएगी। ओके। लाल मिट्टी, और फिर घास लगेगी और हाई मार्क्स लाइटें भी लगेगी चारों तरफ। ओके। ताकि बाहर की तरफ कोई भी सीनियर सिटीजन, आम आदमी वॉकिंग कर सकेगा, अंदर कोई भी प्रकार का खेल होगा। और 4x4 ट्रैक के अंदर शॉर्ट पुट होगा, है ना, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, डिस्कस थ्रो होगा, हैमर थ्रो होगा, ओके। और पोल वॉल्ट होगा, सारे अंदर ये जैसे 4x4 ट्रैक में होता है। ये काम मैं सोचता हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है जी। ये बीकानेर और जयपुर के बाद मैं सोचता हूँ राजस्थान में पहली किसी छोटी जगह पे हो रहा है। जी सर। तो ये काम लगभग 2 करोड़ का फाइनल स्टेज पे है। और मेरा मोटो ये रहता है कि मैं प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सारी सुविधाएं अच्छी देकर, मेरे पास, मैंने बताया कि जब 500 बच्चे थे तब भी वही स्टाफ है, आज 1100 बच्चे हैं तब भी स्टाफ वही है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि एक स्टाफिंग पैटर्न होता है जी। छात्र संख्या बढ़ती है स्टाफ बढ़े, छात्र संख्या घटती है वहाँ से स्टाफ हटे, वो करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे ना तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में कमी आएगी। ये मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा और मेरा प्रयास रहता है कि मैं 100% जितना मेरा सामर्थ्य है, और मैं बहुत सा एनुअल फंक्शन भी प्राइवेट की तर्ज पे करता हूँ मैं। अच्छा। एनुअल फंक्शन ऐसा करता हूँ कि जैसे कॉन्वेंट स्कूल करते हैं, प्राइवेट स्कूल करते हैं, इससे अच्छा करता हूँ। 2 लाख रुपया खर्च करता हूँ, बाकायदा कोरियोग्राफर बुलाता हूँ, शानदार 8-15 दिन तैयारी कराता हूँ। जितने कॉलोनी, पुनर्वास कॉलोनी में जैसे 4 ब्लॉक के 1200 मकान हैं तो 1200 कार्ड घर पे देता हूँ और पीले चावल रखता हूँ। और 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चों के माँ और पिता के नाम कार्ड देता हूँ। तो पेरेंट्स भी आते हैं, बहुत अच्छा। और पेरेंट्स आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ कुछ होता है। और उसमें हम ऐसा वैरायटी का, डिग्निटी वाला मतलब जो है एनुअल फंक्शन करते हैं, जिस पे मेरे 90+ बच्चों को सम्मानित करता हूँ, अच्छे खिलाड़ियों को सम्मानित करता हूँ, अनुशासित बच्चों को सम्मानित करता हूँ, सेवा से संबंधित बच्चे होते हैं उनको सम्मानित करता हूँ, अधिक उपस्थिति वाले बच्चे उनको सम्मानित करता हूँ। ये सारी चीज़ें हट के करते हैं तो इसका भी प्रभाव आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे में इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी। ठीक है। बहुत सी बार मैं रिस्क लेता हूँ, मैं आपको खुले मंच कैमरे पे कह रहा हूँ कि मेरे अभाव है। अभी जैसे मेरे को रात को मेरे वहाँ पौधे तोड़ देते हैं वृक्षारोपण, तो मैंने SDMC के प्रस्ताव से 4000 में रात को वॉचमैन रखा है। ओके। वहाँ मतलब 1000 बच्चे हैं, 500 बेटियां हैं, टॉयलेट साफ करने के लिए 3000 में मेहतर रखा है। अच्छा। ठीक है। अभी पद खाली है हिंदी इंग्लिश के 800 850 बच्चे हैं, एक ही लेक्चरर वो खाली है पद,
फिर कि स्कूल पिन ड्रॉप साइलेंट चल रहा है, तो मैंने 10,000 में बाहर से एसडीएम की से प्रस्ताव से टीचर भी रखा है। तो ये कुछ रिस्क है जी किसी एक अच्छे शायर ने कहा है जी कि कायरता जिन चेहरों पे श्रृंगार करती है, मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। जी सर, है ना। बहुत बढ़िया। तो आप कायर होके बुज़दिल होके काम करोगे तो आप अचीवमेंट नहीं दे पाओगे। और हम भारत देश के एक लोकतंत्र के सबसे बड़े नागरिक हैं जी। तो हमको मॉरल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, मॉरल ड्यूटी है। तो एक जिम्मेदार भारतीय को ये पूरा करना चाहिए, ये मैं भली भांति समझ सकता हूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारी बाधाएं हैं सरकारीकरण में, उसके बारे में बात वो करते हैं। मैं बात करूँगा कि एक तो इतने स्कीम्स चलती है सरकार की, इसके कल्याणकारी इतनी योजनाएं चलती हैं कि टीचर्स को डाकिया बना दिया गया है। ठीक है ना। हमारे ज़्यादातर टीचर जो है कि बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्चों को सैनिटरी पैड मिला कि नहीं मिला, बच्चों की आयरन की गोलियां कितनों ने खाई कितनों ने नहीं खाई, है ना, बच्चों का हेल्थ हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके छात्रवृत्ति रिलेटेड सारी सूचनाएं हमसे मांगी जाती है। मतलब कुल मिला के जो काम पढ़ाने का होता है ना वो कम हो रहा है, और बाकी काम आंकड़ों के मकड़जाल में मतलब जो है वो शिक्षक और प्रिंसिपल उलझा हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। वहाँ पे जो एक छोटा सा था सर पॉइंट, जो कि ये सर वही जो अभी अपार आईडी वाला जो चल रहा है, जिसमें टीचर मतलब बच्चों को लेके ई मित्र केंद्र घूम रहा है। अब जैसे अपार आईडी में अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड मिसमैच है जी, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में सही है जी, टीसी में सही है जी, और उसकी अगर आधार कार्ड में नहीं है, अब आधार कार्ड में नहीं है तो वो अपलोड नहीं हो रहा है बच्चा साला दर्पण पे जी। अब ये अपार आईडी अब अपलोड कराने की जिम्मेदारी हमको दे दी जी सर। अब वो बच्चा ई मित्र पे जाता है तो वहाँ लेता नहीं है, 15 दिन भी हो सकते भी। अच्छा गार्जियन में अवेयरनेस है जी, तो वो करा भी नहीं पा रहा है, और ऐसी स्थिति में नोटिस टीचर और प्रिंसिपल को सर्व हो रहे हैं। जी सर। जो काम हमारा है ही नहीं। जी सर, वही कह रहा हूँ। अच्छा एक सर्वे है कि जिनके माँ बाप नहीं है, जिन बच्चों की, हालांकि अच्छा काम है, सेवा का काम है, समाज का काम है, करना चाहिए जी। तो उनके लिए भी कुछ सर्वे होती है जी, कि उनको मतलब कई छात्रवृत्तियां जिसका मैं पूरा बखानिया नहीं कर सकता जी। हमारे पास 32 प्रकार की छात्रवृत्तियां होती है कि स्कूल में, गार्गी पुरस्कार से लेकर मुख्यमंत्री आपकी बेटी से लेकर और अंत्योदय की से लेकर, पर मैं सारी चर्चा नहीं कर सकता जी। तो उनके डॉक्यूमेंट भी हमको, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, अब ये डॉक्यूमेंट बच्चे पेश नहीं पाते हैं और टीचर उसके पीछे भागता रहता है। राइट। और सर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीचर इज़ नॉट द राइट पर्सन। उसके लिए अगर आपको अगर सारी चीज़ें करानी है तो आप अलग से आप वर्क फोर्स उसके लिए हायरिंग होनी चाहिए। लेकिन टीचर का अगर सारा का सारा ध्यान और टाइम और एफर्ट आप इसमें डाल देंगे तो बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे तो सरकार को ये पॉलिसी मैटर है। जी जी। मैं एज ए एम्प्लॉइज टिप्पणी करूं सरकार पे, जी, प्रशासन पे तो कोताही होगी, ठीक बात नहीं है जी। पर ये कुछ लूपहोल्स हैं, नेग्लिजेंसी है जिस पर सरकार को सोचना चाहिए कि एक तो सीनियर स्कूल ज़्यादा खोल दिए गए हैं जी। मैं एसोसिएशन का आदमी हूँ जी, मतलब यूनियन का आदमी हूँ, प्रिंसिपल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ जी। तो एसएससी भी स्कूल है सीनियर जिसमें 5 टीचर और 12 क्लास हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या अचीवमेंट देगा जी। और तो और इवन मैंने अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे जी, और बीडी कल्ला साहब शिक्षा मंत्री थे, और मैंने एक कार्यक्रम किया था मेरे यूनियन के बैनर तले, तो उनके सामने कहा था जी कि हिस्ट्री का लेक्चरर है और पॉलिटिकल साइंस का नहीं है, तो किसी कारण से नहीं है तो हिस्ट्री वाला पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है जी, और उसका परिणाम अगर 60 से कम रहा तो आपने उसको नोटिस थमा दिया। वो तो हेल्प कर रहा है, वो तो हेल्प कर रहा है तो हवन करते हाथ जले। ये ऐसी स्थितियां भी हैं। और ये मैंने उच्चाधिकारियों के, हमारे डायरेक्टर हैं सीताराम जाट अभी फिलहाल, जो माध्यमिक और एलिमेंट्री दोनों के हैं,
और बड़े सुलझे हुए हैं, संजीदे हैं, और उन्होंने इन सभी पॉइंट को नोट किया है जी। और हमने भी निवेदन किया है कि साहब किसी शिक्षक का, किसी प्रिंसिपल का, किसी स्कूल का अगर स्टाफ नहीं होने के कारण परिणाम कम रहता है ना जी, तो कम से कम 3 साल लगातार रहने पे उसको दंडित किया जाए जी। 1 साल रहने पे मतलब। और एक बात और कह रहा हूँ जो ऑन कैमरा नहीं कहनी चाहिए, जब आप किसी भी प्रिंसिपल को रिजल्ट 1 साल कम रहने पर, किसी भी टीचर को 1 साल कम रहने पर आप कार्रवाई करके इंक्रीमेंट रोकते हैं तो फिर जांच कौन करता है कॉपियों की? हम करते हैं? हम तो यूनियन के बैनर तले कह दे सबको पास कर दो। अन्याय होगा जी, शिक्षक की गुणवत्ता गिरेगी, और ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ है। इसके 2 कारण हैं जी। एक तो प्राइवेट स्कूल में जाने वाला बच्चा 90 से कम नंबर लाता ही नहीं है, हाँ और सरकारी टीचर जांच सही करता है उसका बच्चा 60 लाता है। जी, तो सरकारी स्कूल में बच्चे आ नहीं रहे थे, तो हमने लूज मार्किंग करना शुरू किया यूनियन के बैनर तले। ये कोई भी आदमी इतनी सख्त बात, इतनी सत्य बात कैमरे पे नहीं कह सकता है, पर मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरे जहन में, मेरे खून में मतलब यूँ है कि शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग की गुणवत्ता बनी रहे और हमारा शिक्षा विभाग आबाद रहे, इसके लिए कह रहा हूँ कि जब प्राइवेट स्कूलों में लूज मार्किंग होकर बच्चा 90 लाता है और हम सही मार्किंग करते हैं, हमारा बच्चा 60% लाता है, हमारा नामांकन कम होता है, तो लूज मार्किंग देना सरकारी स्कूलों ने शुरू कर दिया। जब सरकारी स्कूल का टीचर और प्रिंसिपल स्टाफ नहीं है और परिणाम कम रहता है और आप उससे 16-17 में कार्रवाई करते हो, उसके इंक्रीमेंट रोकते हो, तो हम तो यूनियन, हर जिले की यूनियन है, हम तो कह देंगे सभी बच्चों को पास कर दो। सही बात है। और पास हो रहे हैं। आज स्थिति ये है कि 70 और 80% से अधिक बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं और 70 से कम बच्चे कम पास हो रहे हैं। ये समाज की दशा हो गई है। एक्चुअली ये असली आईना नहीं है। सही बात है सर। ये शिक्षा और शिक्षक की गुणवत्ता गिराने के पैमाने हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ। और सर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट, साइड इफेक्ट ये है ना सर कि उसके इतने बड़े परसेंटेज देख के उसके पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और आगे जाके बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स उसके लिए मतलब पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई जबकि है वो बच्चा एवरेज। तो ये कहीं विसंगतियां हैं, कहीं दिक्कतें हैं। मैं सोचता हूँ एक आपने कंप्यूटर शिक्षा पे जरूर बात कही थी। जी सर, वैसे लगभग स्कूलों में हमारी कंप्यूटर लैबें खुली हैं जी, और बहुत सारी स्कूलों में तो मतलब लैब एक्टिव भी अच्छी हैं, पर जो कैपेसिटी होनी चाहिए छात्रों के अकॉर्डिंग जी, वो हर स्कूल में न तो कंप्यूटर अनुदेशक है जी, न हर स्कूल में वेल इक्विप्ड लैब है जी, और लैब है तो फिर वो सुविधा ही नहीं है। नेटवर्क की इशू आते हैं, आपका डाटा के इशू आते हैं। जी सर। फिर भी मैं मेरी स्कूल की बात जरूर कह सकता हूँ कि मेरे पास कंप्यूटर अनुदेशक है। कंप्यूटर साइंस में भी मेरे 11-12 में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, 60 बच्चे। अच्छा। और मैंने एक जन सहयोग से 75,000 रुपया जमा कराया था जिससे मेरे को 15 कंप्यूटर मिले। मेरा कोई भी बच्चा कंप्यूटर में वाईफाई से पढ़ सकता है। और वो लैब वेल इक्विप्ड चल रही है और बहुत सारे प्रिंसिपल साथियों ने अपनी लैब को अच्छा कर रखा है और बहुत सारा अच्छा काम भी कर रहे हैं जी। वो एक काम और गलत हो रहा है कि सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले, कंसेप्ट अच्छा है। 5,000 की अधिक आबादी वाले कस्बों में अगर महात्मा गांधी स्कूल खुलता है और अलग कैडर बनाती है सरकार इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने का और अलग भर्ती करती है तो इनकी कामयाबी है। आपने किया क्या? एक पुण्य करने के लिए दूसरा पाप किया। आपने महात्मा गांधी स्कूलों में इंटरव्यू प्रतिनियुक्ति के जरिए आदमी दे दिए और हमारी सरकारी स्कूलों से हटा दिए। तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। यहाँ दिक्कत हो गई। आपने एक पुण्य करने के लिए दूसरा पाप किया। भाई आपने महात्मा गांधी स्कूलों में तो 10,000 पद भर दिए अभी जी। और वो आए कहाँ से? आएगा हमारी स्कूलों से निकले। क्योंकि नई भर्ती तो है नई भर्ती है नहीं, तो एक पुण्य करने के लिए आपने दूसरा पाप कर दिया। और ये बहुत दुविधाजनक बात है। तो मेरा जितने भी मॉडल स्कूल्स हैं
जितने भी महात्मा गांधी स्कूल्स हैं उसको सरकार को तत्काल एक कैडर बनाना चाहिए और सभी स्कूलों में फिर फैकल्टी और खोल दी साइंस की। अब महात्मा गांधी स्कूलों में 11वीं में बच्चा तो आ गया और एक भी स्कूल में साइंस का टीचर नहीं, बोल फिजिक्स का नहीं मिला, तो बच्चा इंग्लिश मीडियम तक आया है और फिर वो बच्चा फिर मूव करेगा हिंदी मीडियम में। जो 1 से 10 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा वो 11वीं में फिर हिंदी मीडियम में पढ़ेगा, या बेचारा किसी प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसका सामर्थ्य नहीं है, 60-70 हज़ार रुपया नहीं दे सकता तो वो जा भी नहीं पाएगा। ये तो मेरा एक विज़न आपके चैनल के जरिए रहेगा कि सरकार को तत्काल जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं इनका एक अलग से कैडर बना के उनकी भर्ती करनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, तो ही ये स्कीम कामयाब रहेगी और ये स्कूलें बचेंगी। नहीं तो हिंदी की जो अच्छी स्कूलें चल रही वो भी मर जाएगी, वो भी मर जाएगी। ये मेरा कहना का एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो भी सर प्रॉब्लम है। बाकी शिक्षक का पैसा जो है वो प्रोफेशनल पैसा नहीं है। शिक्षक जो है वो समाज का वो दर्पण है जो स्वयं जलता है और फिर दूसरों को प्रकाश देता है। दुनिया में 2 ही पात्र ऐसे हैं, दुनिया में 2 ही पात्र ऐसे हैं, एक तो शिक्षक और एक पिता। शिक्षक जो होता है वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, तो हर जगह प्रतिस्पर्धा होती है, तो हर आदमी आगे कमाने की सोचता है कि मैं कमा के आगे निकल जाऊं और कंपटीशन होता है। जी सर। पर शिक्षक का पैसा ये ऐसा है कि शिक्षक की रहता है, उसका पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है RS बनता है, IAS बनता है, आप जैसा इंजीनियर बनता है, वो अच्छा व्यापारी बनता है, वो ऊंचाइयों पे जाता है, तो उसको हीन भावना नहीं आती, खुशी होती है। जी सर। और अगर सागवाड़ा का कोई गोल्ड का व्यापारी पुराना है, दूसरा बढ़ गया तो वो खींचने की कोशिश करेगा। और एक पिता खेत की मेड़ पे काम करता है, मजदूरी करता है, ठीक है, जैसे तैसे पालता है और उसका बच्चा ऊंचाइयों पे जाता है, वो अधिकारी बनता है, कर्मचारी बनता है, लेक्चर बनता है, सरकारी नौकरी में जाता है, तो उसको फक्र होता है कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा अधिकारी बना है। ये 2 पात्र हैं, मतलब दूसरों को आगे बढ़ने मतलब शिक्षक और सड़क 2 ऐसे पात्र हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं और उन पर चलने वाले लोग ऊंचाइयों पे जाते हैं और कामयाबी की बुलंदियां छूते हैं, तो दोनों को फक्र महसूस होता है। सर यहाँ पे अभी क्राउड फंडिंग का आपने टॉपिक निकाला है, तो सर क्राउड फंडिंग कितना हद तक पॉसिबल है और गवर्नमेंट से भी सर किस किस तरीके से फंड आप एक प्रिंसिपल जुटा सकता है अपने स्कूल के डेवलपमेंट के लिए? देखो गवर्नमेंट्स में तो ऐसा है सर, मेरी बात सुनो, एक तो पहले तो कुछ नहीं आता था, हमारे सीधा सा कंसेप्ट है कि जब एडमिशन होता है 1 से 8 में तो आपको 1 रुपया भी फीस नहीं लेनी है। ओके राइट जी। 90 से 12 में आपको कम से कम 50 रुपया और अधिकतम 500 रुपया आप विकास के नाम से ले सकते हैं। ओके। तो उसमें हम क्या करते हैं, वो पैसा आता है तो उसमें हम जो है वो घंटी बजवाते हैं, पियोन नहीं है तो, और दूसरा लाइट बिल, नल बिल जी और चौक जी, इतना ही होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं है जी। इसे SDMC चाहे है ना, तो आप विकास की शुल्क ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे मैंने ले रखी है, तो मैंने ले रखी है तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सारी भौतिक सुविधाएं जुटा पा रहा हूँ। जी सर। और बच्चे दे भी रहे हैं खुद से, किसी को आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि सर जो डिफरेंस है प्राइवेट स्कूल के फीस का और आपकी स्कूल का वो बहुत कम है, तो उनको, और ओवरऑल हमारे पास 50,000 रुपया मतलब साल भर का सरकार देती है। अच्छा अच्छा। छोटे मोटे बिल भरने के लिए कार्टेज है या ये रिचार्ज के नाम पे 50,000 रुपया एक सीनियर स्कूल को देती है। मैं सोचता हूँ ऊँट के मुंह में जी रहा है वो। जी सर। हाँ, मैं सोचता हूँ ऊँट के मुंह में जी रहा है, इतने से कुछ काम होता नहीं है। बाकी जैसे SDMC के सदस्य एक्टिव हों, प्रिंसिपल एक्टिव हों, तो वो माइक सेट किसी से ले लेते हैं जी, ठीक है, किसी से प्याऊ बनवा देते हैं, ठीक है, किसी से RO ले लेते हैं, किसी से पंखे ले लेते हैं, किसी से चेयर ले लेते हैं। इस तरह से काम गाँव में चलता है। जो सर मतलब ऐसा देखे तो अच्छी बात नहीं है, मतलब टीचर को ये सब चीज़ें नहीं लेकिन सर दुविधा है, मतलब ये एक चैलेंज है जो आज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सही बात। इसमें
और एक मैं अत्यंत खेद के साथ और कह रहा हूँ कि आज का पेरेंट्स भी बच्चों के प्रति इतना अवेयरनेस नहीं है। हाँ सर, ये एक टॉपिक था जिससे मुझे बात करनी थी। मैं ये रहा हूँ कि हम मोबाइल से परेशान हैं। मोबाइल अलाउ नहीं होता है स्कूल में। हम हर सप्ताह में एक बार अगर हम चेकिंग करते हैं 5-25 मोबाइल निकलते हैं और पेरेंट्स को बुलाते हैं तो वो कहता है कि मैं ये बहाने बनाता है। पेरेंट्स खुद बच्चे के सामने झूठ बोल रहा है और बच्चे का बचाव कर रहा है। और एक दूसरा कलयुग की आबोहवा भी आज 9वीं से 12वीं की बच्ची पर हावी है। अच्छा। जो मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर मतलब बच्चा जो है उन बच्चों में नैतिक पतन की मतलब जो है स्थितियां हैं। अच्छा। आज का बच्चा शिक्षा को मानता है, शिक्षकों की नहीं मानता। आज का बच्चा माता पिता को मानता है, माता पिता की नहीं मानता। आज का बच्चा समाज को मानता है, समाज की नहीं मानता। और आज का बच्चा राष्ट्र को तो मानता है, राष्ट्र की नहीं मानता है। बहुत ये आबोहवा, ये यथार्थ चित्रण मैं कर रहा हूँ जी सर। और उसमें मेरे पास अगर 10 इनडिसिप्लिन बच्चे आते हैं जी, जो हमारे टीचरों को नहीं मानते हैं और बावजूद हम उनको पेरेंट्स को बुला कहते हैं, पेरेंट्स कहता है मुझे भी मार साहब आप जानो, यूँ कहता है आप जानो यूँ। बच्चा माँ बाप के काबू से भी बाहर है। ये समाज की असली स्थितियाँ हैं, ठीक है ना। फिर भी शिक्षक का धर्म है इन सब परिस्थितियों को ठीक करना। जी सर। इसलिए शिक्षक और पिता को इन जिम्मेदारियों से मुक्त कभी नहीं हो सकता। मेरा एक वक्तव्य है, मेरा एक बहुत बड़ा वक्तव्य है। मैंने बहुत सारे शैक्षिक मंचों पे कहा है, अगर मुझे पूरा याद आ रहा है तो मैंने कहा है कि शिक्षक और गुरु आध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष होता है। शिक्षक और गुरु अपनत्व के आंगन में आत्मीयता की आराधना होता है। शिक्षक और गुरु प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थना होता है। शिक्षक और गुरु विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद होता है। शिक्षक और गुरु कभी भी शत्रुता के शूल नहीं चुभाते हैं। जी सर। शिक्षक और गुरु कभी भी कलह के कांटे नहीं उगाते हैं। शिक्षक और गुरु कभी वासनाओं के बतासे नहीं बांटते हैं। शिक्षक और गुरु कभी भी षड्यंत्र के यंत्र नहीं बेचते हैं। शिक्षक और गुरु तो जागरण का ताबीज देते हैं, आचरण का आशीष देते हैं। शिक्षक और गुरु वो हर चीज देते हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। गंगा सिर्फ पाप का, चंद्रमा सिर्फ ताप का और कल्प वृक्ष सिर्फ अभिशाप का नाश करता है। लेकिन हमारी देव और वेद संस्कृति में शिक्षक के दर्शन से पाप, ताप और अभिशाप तीनों का नाश होता है। तो हम उस संस्कृति के वासिंदे हैं। जी सर। तो एक शिक्षक समर्पण का प्रतीक है। मैंने कहा शिक्षक है वो समर्पण का प्रतीक है। अभावों में भी, संकटों में भी मतलब वो विस्मृत नहीं होकर हर परिस्थिति से मुकाबला करके समाज को आईना दिखाए। इसीलिए तो हमारी देव संस्कृति में उसको भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है। भाई भगवान से भी ऊंचा कौन, तो गुरु कहा गया है ना हमारे। इसीलिए तो ये भूमिका में शिक्षक और गुरु होना चाहिए, ये मेरा मंतव्य है। तभी जाकर समाज की दशा बदलेगी, तभी जाकर हम शिक्षा की स्थितियां। पर एक ये वैश्विक काल है, ये वैश्विक काल है, मतलब इस वैश्विक काल में आमूलचूल परिवर्तन हुए शिक्षा में। शिक्षा का जो कलेवर है ट्रेडिशनल, वो इन एक दशक में एकदम हाईटेक हुआ है। ये वेरिएशन गैप है। इस कारण से ये समस्या पैदा हो रही है कि एक बच्चा तो हाईटेक पढ़ रहा है तो वो आगे जा रहा है और एक बच्चा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और इन नवाचारों से, कंप्यूटर की क्रांति, आईटी की क्रांति, ई गवर्नेंस की क्रांति से वंचित है। तो ये स्थितियां पैदा हो रही है। बातें हजारों हो सकती हैं, पर मैं कुल मिला के यही कहूँगा कि सरकार को अगर सरकारी स्कूलों को ठीक करना है
तो पहले तो स्टाफिंग पैटर्न के जरिए स्टाफ देना होगा। एक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना होगा। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट। एक गैर शैक्षणिक जनगणना हम करें, जी। भवन गणना हम करें, हैं कोरोना में कितने मरीज है वो हम देखें, हैं इलेक्शन तो आप कराएंगे। इलेक्शन हम कराएं, पशु गणना हम कराएं, और मैं ऐसे 32 काम गिना सकता हूं जो शिक्षा से, शिक्षा विभाग से, स्कूल से लेना देना ही नहीं है। साक्षरता की जागरूकता रैली हम निकालें, हैं योगा भी आप करा हाँ रहे सर। योगा हम कराएं, हैं अच्छा वृक्ष लगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर? बहुत बड़ी बात है सर, हैं? वृक्ष लगाना तो स्कूल का काम होना ही नहीं चाहिए। ये हर बच्चा 10 वृक्ष लगाएगा हर दिन। हाँ, और वो पढ़ाई कब करेगा? हाँ, हर शिक्षक 100 वृक्ष लगाएगा, कहाँ से लगा देगा? फॉरेस्ट विभाग क्यों है भाई? जी। आपका सामाजिक अधिकारी विभाग क्या कर रहा है आपका? अगर हम गोलियां बांट रहे हैं, हम हिसाब रख रहे हैं, तो आपका चिकित्सा विभाग क्या कर रहा है आपका, है ना? पंचायत भी तो है सर। हाँ, और पंचायत में भी इस तरह से ये जो रवैया है, मतलब वो ठीक करने की ज़रूरत है। बातें बहुत सारी हो सकती है, और मेरा यही अंदाज ज़माने को खलता है। इतनी ठोकरें खाने के बाद ये सीधा कैसे चलता है? अरे सर क्या बात है। तो मैं ये जो लाइव कैमरे पे बात कर रहे हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा लग रही होगी, लेकिन जरूरी प्रशासन को बुरा लग रही है, सरकार को बुरा लग रही होगी, पर मैं फिर दोहराऊं कि मेरा यही अंदाज ज़माने को खलता है। इतनी ठोकरें खाने के बाद सीधा कैसे चलता है? मैं कभी न किसी से डरता हूँ, न किसी से। मैं अपना 100% काम देने की चेष्टा करता हूँ, समाज का भी काम करता हूँ, लोगों के व्यक्तिगत काम भी करता हूँ, संगठन के भी काम करता हूँ, पर सबसे पहले स्कूल का काम करता हूँ। सर एक पॉइंट मेरा ये था कि जो नया युवा सरकारी टीचर मतलब नौकरी में जब ज्वाइन करता है, अब सर उसका खुद के बच्चे तो पढ़ नहीं रहे सरकारी स्कूल में, उसके भाई के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, उसके फैमिली में हो सकता है बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। सर वो कैसे इंस्पिरेशन ढूंढे उस स्कूल में जाके मेहनत करने में? क्योंकि सर आपने बताया कि आपके पास एक अच्छी टीम है टीचरों की जो काम कर रही है, जो बच्चों को सच में पढ़ा रही है, टाइम पास के लिए नहीं जा रहे। तो सर कैसे ये लोग इंस्पिरेशन ढूंढे उस काम में? क्या आज का बच्चा है ना, वो सरकारी नौकरी चाहता है हर हाल में बस, और पढ़ाना नहीं चाहता है, वो सरकारी जमाई बनना चाहता है। हाँ, मेरे स्कूल में मैं एक उदाहरण जो मेरे को कैमरे पे कह ही देना चाहिए कि 2 पद खाली हैं। मैंने CBO सर से कहा कि सर इंग्लिश और हिंदी का ऐसा कोई आदमी हो जो अबोलिश हो, उस स्कूल में उसको ज़रूरत नहीं है। तो मेरे 800 बच्चे हैं, तो उसको पढ़ाने के लिए आप यहाँ डेपुटेड प्रतिनियुक्ति कर दो, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ बच्चे नहीं हैं। सही बात है। ऐसे कई बच्चे हैं। CBO साहब भी थक गए, ऑर्डर भी कर दिए, पर वो ज्वाइन करना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ आके पढ़ाना नहीं चाहते। तो सरकारीकरण के माध्यम से आज का बच्चा सरकारी नौकरी चाहता है और काम करना नहीं चाहता है। ठीक है ना, ये स्थिति है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरी स्कूल से निकला हुआ बच्चा 12वीं पास हो जाए और वो कोई उदयपुर अहमदाबाद जाए, वो 10,000 में काम नहीं करे, वो 50,000 में काम करे। सही बात। मेरा बच्चा स्कूल से निकले और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाए, तो वो 5-25,000 में काम नहीं करे, वो लाख रुपए में काम करे। और मेरा स्कूल से निकला हुआ बच्चा अगर फॉरेन जाता है, जॉर्डन, अम्मान, बहरीन, कुवैत, UK, USA जाता है, ऑस्ट्रेलिया, तो वो 1-2 लाख में काम नहीं करे, वो 10 लाख के पैकेज से ऊपर काम करे। जी सर। हाँ, ये संभव है, सब संभव है। और ऐसा मेरे स्कूल से निकले हुए विद्यार्थी, मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी है ना। आज मैं जैसे भाई शैलेश है, गडकरी जी का PA, तो वो कॉलोनी से निकला हुआ है। अच्छा। आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी का PA है चिराग, जो बिलुड़ा का मेरा स्टूडेंट रहा, महिपाल से निकला हुआ है। अच्छा। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो नासा में, इसरो में और देश की मल्टीनेशनल कंपनियों में मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी काम कर रहे हैं। जी सर। ठीक है ना। जी सर। मैं एक बार जा रहा था जयपुर से इंदौर, तो मैं बराबर फर्स्ट लाइन में खड़ा था और मेरे को पायलट मिल गया कि सर मैं पायलट हूँ, आपकी फ़्लाइट में उड़ाऊँगा। अरे तो ये बड़ा, तब बड़ी खुशी होती है इस तरह से।
तो उसको मेरे को अंदर कॉकपिट में लेके सब बताया उसने, हाँ सारा कि इस तरह से ये ऐसा इस तरह से। तो एक ये चीज़ जिस पे हम लोग और दोबारा से टच करेंगे कि जो चैलेंजेस होते हैं टीचर को इस ग्राउंड लेवल पे, जैसे अपार आईडी वाला जो मुद्दा हमने बात किया था कि सर यहाँ पे जब उनको प्रॉब्लम होती है तो क्या सर एक सिस्टम ऐसा है जैसे सीबीओ ऑफिस से या डीओ ऑफिस से फिर ऊपर की तरफ एक आप फीडबैक भेज सके और वो लोग उसके हिसाब से फिर कुछ चेंज करें? मैं इस बात में मेरा पूरा शिक्षा विभाग नाराज हो जाएगा अच्छा, अगर मैं वक्तव्य दूंगा, ओके, फिर भी दूंगा मैं क्योंकि मैंने कहा ना, मैं सच्चाई को बयां करने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता। जी सर। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैं अगर मेरी स्कूल्स की समस्या मेरे सीबीओ एसीबीओ बताता हूँ 1% भी हल करने की स्थिति में वो नहीं होता है। अच्छा, मैं मेरी स्कूल की समस्या डीओ माध्यमिक को सीडीओ को बताता हूँ, 1% भी मतलब जो है वो मेरे हल करने के या मदद करने की स्थिति में नहीं होते। मैं आपको क्लियर कहूँ, और इवन मैंने ये सारे मैसेज मैंने डायरेक्टर को भी रखे। डायरेक्टर साहब सीताराम जी जाट बहुत अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, पर डायरेक्टर भी ये कहता है कि ये सरकार का पॉलिसी मैटर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग का हमारा अधिकारी, अगर कोई गलती हो गई किसी शिक्षक से जी, तो कार्रवाई तो तत्काल करके उसको नोटिस देगा, सीसी सजा में कार्रवाई हरवाई करके सस्पेंड सब कर देंगे जी। पर मदद के नाम पे जीरो होते हैं। सर यही डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर में। ये प्राइवेट सेक्टर में टीचर की समस्या मैनेजमेंट तत्काल सुलझा लेता है। जी सर। इसलिए वहाँ टीचर निर्भीक होकर काम करता है। जी सर। यहाँ टीचर की तो दूर रही, प्रिंसिपल की सीबीओ नहीं सुनता, सीबीओ की डीओ नहीं सुनता, डीओ की सीडीओ नहीं सुनता, सीडीओ की जेडी नहीं सुनता और जेडी की डायरेक्टर नहीं सुनता। ये विसंगति है, ये सच्चाई है जो मैं लाल किले से कह सकता हूँ कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो मतलब बोल्टनेस इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के गुरूर नहीं होते, उसमें बड़े खेत के साथ कहना पड़ सकता है। कलेक्टर डांट दें हमको, वो डांट देंगे पर वो गलती कलेक्टर को नहीं बता पाएंगे कि सर ये दिक्कत है, ये व्यवहारिक समस्या है। कलेक्टर ने निष्पादन समिति की बैठक लेते हैं, कलेक्टर शिक्षा विभाग सभी विभागों की निष्पादन का मतलब अभाव अभियोग की। तो कलेक्टर ने अगर सीडीओ को डांटा, हमारे डीओ को डांटा, जिला शिक्षा अधिकारी को या सीबीओ को, वो हमको डांट देगा पर वो मूल बात उनको बताने की उसमें हिम्मत नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। और ये सीबीओ से लगाकर हमारे जेडी तक की ये समस्या है। डायरेक्टर जरूर निर्णय लेते हैं, आईएएस होते हैं, निर्णय लेते हैं, पर वो फिर उनके पास उतनी व्यवस्था ही नहीं है। सही बात है। वो फिर सरकार पे डाल देते हैं कि भाई ये तो सरकार लेवल का खाली पद है सर, भरो, तो ये तो सरकार भरे, हम कहाँ से लाएं, ये बोल देते हैं। फिर वो गया ठंडे बस्ते में। हाँ सर हमारा खाली यहाँ ट्रांसफर कर दो, सरकार ट्रांसफर बैंड खोलेगी तो हम कर सकते हैं। मतलब ये आईएएस की भी ये स्थिति है, हमारे डायरेक्टर की भी स्थिति है। तो सर लास्ट सवाल आपसे सर ये है कि आपने वागड़ क्षेत्र में अलग अलग फील्ड में आपने काम किया है, सामाजिकता लेवल पे भी आप काफ़ी असर आगे हैं। तो अभी सर हमारे इस फील्ड क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, क्योंकि एआई का युग भी आ गया आप देख रहे हैं, हमने कंप्यूटर एजुकेशन पे भी बात की, सर आपके क्या सुझाव हैं कि किस किस टॉप 2 से 3 चीज़ें ऐसी कौन सी जिसपे हमें सबको मिलके काम करना चाहिए? उसमें प्राइवेट स्कूल आ गए, गवर्नमेंट स्कूल आ गए और बाकी सारे गवर्नमेंट की व्यवस्था आ गई। देखो ये भारत भूमि है, यहाँ लाल गोदड़ी में पाए जाते हैं, मखमली जेवरात की पेटियों में नहीं। जी। तो यहाँ वागड़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, एक बात तो मैं कह सकता हूँ। जी सर। पर पिछले 5 साल से इस दक्षिणी राजस्थान में जो राजनीतिक आबोहवाएं बिगड़ी है ना, वो इस एरिया के लिए आने वाले समय में अभिशाप बनेंगी, ये मैं कह सकता हूँ। यहाँ उद्योग नहीं आएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, जो मैं आपको कह रहा हूँ, शिक्षक की गुणवत्ता में कमी आएगी, यहाँ का लिटरेट आदमी, यहाँ का अवेयरनेस वाला आदमी माइग्रेट होगा, इलाके को नुकसान होगा। ये आगे की सोच बता रहा हूँ मैं, है ना।
आज जो बच्चा बिल्कुल कमाई नहीं कर रहा, वो पावर बाइक लेके घूम रहा है, वो यातायात नियमों का 100% उल्लंघन कर रहा है, वो हेलमेट लगा ही नहीं रहा है, 3 के बिना चल ही नहीं रहा है, पुलिस रोक ही नहीं रही है, यातायात विभाग बिल्कुल गायब है। तो ये बहुत सारी सिचुएशन है। तो इसमें चैलेंजेस हैं। मैं कह रहा हूँ कि वागड़ में हॉस्पिटल अच्छे खुल रहे हैं, स्कूलें अच्छे खुल रही हैं, जो उदयपुर में स्कूल की सुविधाएं या फ्लावर किड्स है, स्कूल है आपका, और जिसमें 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा एक समाज चला रहा है। इसके बाद दूसरी 2-4 स्कूल्स हैं, है ना, हमारे जैसे स्प्रिंगडेल्स हैं, आपका नीलूक है, और 2-4 स्कूल्स हैं, है ना, अच्छे चल रहे हैं। यहाँ जैसे मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गए। तो मैं कह रहा हूँ जो अहमदाबाद में, उदयपुर में सुविधा है वो तो यहाँ मिलनी शुरू हो गई। तो बट नेचुरल है कि यहाँ गुणवत्ता शिक्षा की बढ़नी चाहिए, पर जो ये फिजाएं बदली हैं तो इससे आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। जी सर। और इससे 2 चीज़ होते हैं, एक तो व्यापार पे प्रभाव होता है और एक उद्योग पे प्रभाव आता है। अच्छा। तो जब उद्योग और व्यापार नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा? सही बात है। और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो बेरोजगारी होगी। जी सर। और बेरोजगारी 1000 समस्याओं को जन्म देती है, बिल्कुल सर, जिसमें क्राइम भी आ गया। क्राइम तो बेरोजगार, क्या बेरोजगार आदमी क्राइम करेगा भी? सही बात है। तो इन सब सर्व समाज को, और ख़ास करके मैं तो कहूँगा कि हमारे जो पढ़े लिखे आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, मेट कोटवाल हैं, समाज सेवी हैं, उन सबको हम समरसता से रहे, है ना। आज मैं पाटीदार हूँ तो मेरा आदिवासी भाई के बिना काम चल ही नहीं सकता, और आदिवासी भाई का काम मेरे बिना चल ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी हमको आगे यहाँ पढ़ा जाए करा जाए। तो ये जो आबोहवा उठी है थोड़ी अलगाव की, ये इस वागड़ परिदृश्य के लिए, दक्षिणी राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। और वो शिक्षा पे भी प्रभाव डालेगी, वो रोजगार पे भी प्रभाव डालेगी, और भुगतना सभी को है। सही बात है। और हमको मजदूरी करने के लिए गुजरात जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जो हम जा रहे हैं। जी सर। जो हम जा रहे हैं। तो ये सवाल बड़ा है, आपका सवाल बड़ा है, और मेरा उत्तर बोना है उसके आगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मेडिटेशन की आवश्यकता है, काफ़ी दूरदर्शिता की आवश्यकता है कि हम वागड़ में वातावरण को बेस्ट कैसे कर सकें। जी सर। और राजनीतिक परिस्थितियों को मतलब जो है वो ठीक कैसे कर सके, जो अलगाव की परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा प्रश्न है सर, बड़ा प्रश्न है। जी सर। जो मैं कहने का अधिकारी नहीं था जी, पर मैं उस संस्कृति का बेटा हूँ जहाँ राम सीता पर जुल्म करते हैं, किंतु सीता के बेटे लव कुश अपने बाप पर भी तीर कमान चलाने से नहीं डरते। आई मीन टू से, मैं भी हकीकत के बिना रह नहीं सकता, तो मेरी फितरत है, मैं कहूँगा। सर थैंक यू वेरी मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और हम श्योर कि जो भी लोग इसको सुनेंगे उनको मज़ा आएगा, आपके सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने आपसे पढ़ाई की है।